गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को कैसे अपने पद से हटाया जा सकता है, यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम अपना न्यू टॉपिक राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, जो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं इनको दो भागों के अंदर विभाजित किया हुआ है। एक है सामान्यकालीन और एक है आपातकालीन। ये दो टाइप्स की शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास में। फर्स्ट जो हम जानकारी लेंगे वो लेंगे सामान्यकालीन शक्तियों में। इन सामान्यकालीन शक्तियों को भी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, विधायिका संबंधी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां इनमें विभाजित किया गया है। जो फर्स्ट हमारी जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं उसमें जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां आती हैं राष्ट्रपति की, उनके बारे में हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले राष्ट्रपति जो है वो राज्य के अंदर जो राज्यपाल हैं उनको, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय जो है उनके जो जजेस हैं उनको, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं उन्हें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के जो अन्य सदस्य हैं उनको, साथ ही साथ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं उनकी नियुक्ति करता है। मतलब राष्ट्रपति जो है उन्हीं के पास में ये अधिकार है कि संघ से संबंधित जो भी आयोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री हैं और आपके न्यायाधीश वगैरह हैं, इन सब की नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो किसके पास में है? वो राष्ट्रपति के पास में होता है। और साथ ही साथ इनको हटाने का जो अधिकार है वो भी राष्ट्रपति जो है उनको दिया गया है। मतलब जिनकी नियुक्ति करता है उनको हटाने का भी अधिकारी होता है। ठीक है, तो ये है राष्ट्रपति जो है उनकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। इसके बाद में जो शक्तियाँ आती हैं वो आती हैं विधायी शक्तियाँ। विधायी या फिर आप इसको व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ भी कह सकते हैं। ये जो विधायी शक्तियाँ हैं इसमें देखो, फर्स्टली आपको ये ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 79 जो है, अनुच्छेद 79 जो है उसमें क्या बताया गया है? उसमें ये कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। संघ जो है, संघ मतलब केंद्र, केंद्र के लिए एक संसद होगी। ये संसद जो है ये दो सदनों से मिलकर के बनती है। एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग का मतलब है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब अगर कभी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि संसद किससे मिलकर के बनती है, तो आपको केवल ये नहीं बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, बल्कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है उससे मिलकर के संसद का निर्माण होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो स्पष्ट है कि राष्ट्रपति जो है वो क्या है? संसद का एक अभिन्न अंग है। अब क्या करता है राष्ट्रपति? मान लीजिए संसद का कोई अधिवेशन जो है उसको बुलाना है, तो उस अधिवेशन को बुलाने का अधिकार किसके पास में होता है? राष्ट्रपति के पास में होता है। फिर उसके अंदर जो भाषण देना होता है, जो फर्स्ट पहली तिथि से जो प्रथम सत्र चलता है या जो भी अधिवेशन होता है, उसके अंदर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करते हुए अपना भाषण देता है। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए संसद के अंदर किसी मामले को लेकर के विवाद की स्थिति हो गई है दोनों सदनों में और उनकी संयुक्त बैठक बुलाए जाने की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति जो होता है वही संसद की संयुक्त बैठक जो है वो बुला सकता है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसका जो संयुक्त बैठक है संयुक्त बैठक, इसका जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 108 में। ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाने की जो व्यवस्था है वो 108 अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रपति जो है उनकी विधायी शक्तियाँ हैं। अब इसके बाद में आती हैं वित्त शक्तियाँ। देखो, वित्त के मामले में ये है कि विधेयक जो है, ये ध्यान रखिए, वित्त शक्तियों में क्या है?
वित्तीय शक्तियाँ। देखो, विधेयक का मतलब होता है कोई भी प्रस्ताव कानून बनने से पहले विधेयक के रूप में प्रस्तुत होता है। ये जो विधेयक होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है साधारण विधेयक और एक होता है धन विधेयक। धन मतलब पैसे से रिलेटेड। साधारण विधेयक तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, लेकिन जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक केवल लोकसभा के अंदर प्रेजेंट होता है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक को लोकसभा के अंदर प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है। साथ ही साथ देश की जो आकस्मिक निधि है, आकस्मिक निधि मतलब अगर देश में कभी कोई विशेष आवश्यकता पड़ जाए पैसे के लिए तो आकस्मिक निधि जो है वहाँ से पैसा निकलवाया जाता है। बहुत सारे फंड्स होते हैं कंट्री के पास में, तो इस आकस्मिक निधि पर भी जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है, वो राष्ट्रपति का होता है। ठीक है। और वित्त आयोग जो है उनके जो अध्यक्ष होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है वो भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है। इसके बाद में आती है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक, देखो न्यायिक शक्तियों के अंदर क्या है, वैसे तो आपको पता है कि न्यायपालिका जो है वो न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करती है, लेकिन राष्ट्रपति जो है उनको भी कुछ न्यायिक शक्तियाँ जो है वो प्रदान की गई हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया है, तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड दिया, तो आपको पता है कि अपील का अंतिम न्यायालय जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो उस मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, दंड की जो प्रकृति होती है उसके अंदर भी परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। तो क्षमादान करने की जो शक्ति है एक प्रकार से वो राष्ट्रपति के पास में होती है, ये उसकी न्यायिक शक्ति है। ठीक है। अब देखो इनके कुछ विशेष अधिकार हैं राष्ट्रपति के। 3 स्थितियां ऐसी हैं जब राष्ट्रपति विशेष अधिकारों का प्रयोग करता है। ठीक है। फर्स्ट, यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया निर्णय देश के हित में नहीं है या फिर कानूनी दृष्टि से उसके अंदर कुछ कमियां हैं, तो वो क्या कर सकता है, तो वो उसे पुनः विचार के लिए लौटा सकता है मंत्रिपरिषद को। लेकिन अगर मान लीजिए मंत्रिपरिषद ने दोबारा से वही निर्णय दे दिया तो क्या होता है, राष्ट्रपति को उसको मानना ही होता है। इसका रीज़न क्या है कि भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जहां राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के लिए होता है, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। और दूसरा है, राष्ट्रपति के पास में वीटो पावर होती है और इस शक्ति के माध्यम से राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़ करके अन्य संसद के द्वारा पारित जितने भी विधेयक होते हैं उन सभी की को स्वीकृति देने में देरी कर सकता है। देखो, कोई भी विधेयक कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति जो है वो उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है। अब मान लीजिए धन विधेयक को छोड़ करके कोई साधारण विधेयक है, वो गया राष्ट्रपति के पास, तो हो सकता है कि वो उस पर अपना कोई मंतव्य ही नहीं दे। जैसा कि एक बार किया था ज्ञानी जेल सिंह जो थे, उन्होंने डाक तार से संबंधित एक विधेयक उनके पास गया, तो वो उन्होंने जब तक वो अपने कार्यकाल में रहे, आजीवन उन्होंने, मतलब जब तक वो अपने पद पर रहे तब तक उन्होंने उस पर कोई भी मंतव्य नहीं दिया। मतलब ऐसा माना जाता है कि वो उनकी पॉकेट में रह गया, इसलिए इसको पॉकेट वीटो की संज्ञा भी दी जाती है। निषेधाधिकार भी कहते हैं, और पॉकेट वीटो मतलब अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उस विधेयक पर कोई मंतव्य न देना, वो पॉकेट वीटो के अंतर्गत आता है। तो ये राष्ट्रपति की विशेष शक्तियाँ हैं। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है वो है, वैसे तो औपचारिक रूप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो होता है उसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बट देखो, इस संबंध में एक परंपरा हमारे देश में बनी हुई है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है जो कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मतलब कि इलेक्शन टाइम के अंदर, लोकसभा इलेक्शन के अंदर जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है उसका जो नेता है उसको प्रधानमंत्री पद पर आमंत्रित किया जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए इलेक्शन के अंदर लोकसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होती है, मतलब उसमें राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेता है और सबसे बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टी होती है उसको आमंत्रित करता है अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए। अगर वो पार्टी अपना बहुमत सिद्ध कर देती है तो वहाँ के नेता जो होते हैं उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। ठीक है।
मतलब अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेगा अगर लोकसभा में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं 1989 के बाद में जो मुख्य राजनीतिक कुछ रीजंस थे उसके कारण से राष्ट्रपति का जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ा है। और 89 से 1998 तक जो संसदीय चुनाव हुए उसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और इसमें राष्ट्रपति जो है उनके द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनके कुछ विशेष अधिकार हैं। आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।